अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अब हम शब्द और अर्थ का क्या संबंध होता है उसका अध्ययन करेंगे। भाषा में अनादिकाल से यह प्रश्न उठाया गया है कि शब्द और अर्थ का संबंध क्या है। इसमें हम देखते हैं कि पानी कहने से पानी ही क्यों बोला जाता है। पानी कहने से यही क्यों पानी का बोध होता है, निर्मल या काट का क्यों नहीं होता। इस प्रकार का प्रश्न जो है हमारे मन में उठता है। और पानी शब्द और पानी द्रव्य का क्या संबंध है। भाषा की परिभाषा को देखते समय हमने इस बात को देखा कि भाषा जो है वह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह है कि भाषा के शब्द केवल प्रतीक मात्र है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, ऐसा माना जाता है। या समाज में यह संबंध केवल मान लिया गया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन समाज ने विभिन्न शब्दों को विभिन्न रूप में स्वीकार किया है। प्रत्येक शब्द विशिष्ट शब्द के अर्थ के प्रतीक होते हैं। इसलिए शब्दों के प्रयोग से श्रोता उन्हीं अर्थ को ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ, समाज ने पानी शब्दों को प प्लस आ प्लस न प्लस ई ध्वनिक शब्द समूहों को पानी द्रव्य के रूप में मान लिया। इसलिए पानी कहने से पानी का ही बोध होता है, किसी और चीज का नहीं। यदि भारतीय समाज कल से यह निर्णय ले कि यह शब्द किसी और वस्तु का प्रतीक है तो बाकी भी यही मान लेंगे, तो कल से वह किसी दूसरी वस्तु का प्रतीक बन जाएगा। यानी कि यह समाज के द्वारा मानी गई बात है, इसलिए इसको पानी ही बोला जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संकेत ग्रहण करने के कारण ही शब्द का अर्थ विशिष्ट बोध होता है। इसलिए यह शब्द जो है वह उसी प्रकार का मान लिया गया है। शब्द और अर्थ में यह समाज जो है अपनी भाषा प्रयोग में शब्द और अर्थ के संबंधों को स्वाभाविक तथा सहज संबंध मानता है। और शब्द और अर्थ का जो संबंध है वह अटूट माना जाता है। इस शब्द और अर्थ का संबंध स्पष्ट जो है वह संकेत ग्रह, दार्शनिक दृष्टिकोण तथा बिंब निर्माण इस आधार पर स्पष्ट किया गया है। संकेत ग्रह के अनुसार ध्वनि के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करना संकेत ग्रह कहलाता है। ध्वनि समूह के वस्तु का बोध या शब्द के अर्थ का बोध एक ही बात है और इसे ही संकेत ग्रह कहते हैं। संकेत ग्रह का प्रमुख आधार जो है वह अनुभव होता है। यानी कि हम शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, यह प्रश्न जो है वह स्वाभाविक है। लेकिन गाय कहने से गाय अर्थ की प्रतीति क्यों लिया जाता है। अश्व आदि अन्य सार्थक शब्द किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है। यानी कि हम जिस चीज को देखते हैं या गाय शब्द बोलने से हमें गाय ही प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है। इसका अश्व आदि अन्य सार्थक शब्द अर्थ विशेष का बोध करता है। कौन सा शब्द किस अर्थ का बोध कराता है यह संकेत ग्रह पर निर्भर करते हैं। संकेत जो है वह सामान्यतः स्वेच्छाजन्य या यादृच्छिक होता है। प्रारंभ में कोई व्यक्ति
इसे किसी विशेष अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग करता है, बाद में वह शब्द जो है वह उस समाज या उस भाषा में लोकप्रिय हो जाता है। यानी कि सबसे पहले कोई व्यक्ति होता है, वह किसी चीज़ को उस किसी शब्द से शब्द के द्वारा उच्चारण करता है या प्रयोग करता है, उसके बाद में वह शब्द जो है वह समाज में अन्य लोगों में भी प्रचलित हो जाता है। इसलिए यह जो शब्द है वह इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। वही उस शब्द का संकेतित बाद में वह शब्द उस समाज या उन भाषा में लोकप्रिय हो जाता है, और वही शब्द और उस शब्द में वह शब्द जो है उस शब्द का संकेतित अर्थ माना जाता है सभी लोगों में प्रचलित होने के बाद या समाज में प्रचलित होने के बाद। एक ही शब्द विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थ की बताता है। जिस प्रकार अंग्रेजी में नो है, नो जानना, संस्कृत और हिंदी में निषेधार्थक नो बताता है, माना जाएगा। नी यानी कि घुटना, संस्कृत के अनुसार नी जो है उसका अर्थ है ले जाना होगा। अतः यह मान जाएगा कि किसी एक ध्वनि का कोई एक अर्थ नहीं है, यानी कि हर एक भाषा में उस शब्द का अर्थ जो है वह अलग अलग माना जाता है या अलग अलग होता है। किसी शब्द से किसी अर्थ का संबंध स्थापित करना संकेत ग्रह होता है। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण। शब्द और अर्थ का संबंध जिसके द्वारा स्पष्ट किया गया है वह दार्शनिक दृष्टिकोण है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि शब्द और अर्थ का संबंध जो है वह स्वाभाविक है, अन्योन्याश्रित है। शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा मानी जाती है। दोनों को मिलाकर सार्थक शब्द बनता है, और अर्थ के बिना शरीर जो है वह निर्जीव हो जाता है। यानी कि अर्थ के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं होता या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शब्द मूर्त रूप देता है और अर्थ उसमें चेतनता देता है, यानी कि अर्थ के होने से ही उसमें चेतनता आती है, यानी कि शरीर जो है वह सजीव हो उठता है। अर्थ सार्थक प्रयोग के लिए दोनों का समन्वित रूप में उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। तीसरा, बिंब निर्माण, यानी कि हम जब किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसका बिंब हमारे सामने उपस्थित होता है और उससे ही उसका हमें भास होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक शब्द का एक चित्र अंकित होता है, यानी कि हम कोई शब्द बोलेंगे तो उसका चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, यानी कि एक बिंब हमारे सामने निर्मित होता है। यह बिंब स्थायी रूप से मस्तिष्क में बना रहता है। बिंब के अंकित होने को का ही यह प्रभाव है कि जब वह वस्तु हमारे सामने नहीं भी होती है तो हम मानसिक रूप में उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते हैं। यानी कि किसी चीज़ का अगर प्रयोग हमारे सामने किया जाता, किसी शब्द का प्रयोग करते ही हमारे सामने वह चीज़ नहीं होती या वह वस्तु नहीं होती, फिर भी हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव जो है वह बिंब के आधार पर कर लेते हैं। कभी देखे हुए पहाड़, समुद्र, उद्यान, नदी, भवन आदि से सब क्षण मात्र मानस पटल पर उग जाते हैं, यानी कि इनका वर्णन करते ही हमारे सामने
वह पहाड़, नदी, तालाब, उपवन, ये सारी चीज़ें हैं, वह हमारे सामने एक बिंब के रूप में, एक चित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं और हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप में यानी कि हम उसे अनुभव कर लेते हैं मानसिक रूप से। गाय शब्द से गाय अर्थ संबंध हो गया और भविष्य में गाय पशु को देखते ही गाय शब्द उपस्थित होता है। इस प्रकार जो है वह बिंब निर्माण के द्वारा शब्द और अर्थ किस प्रकार से हम समझ पाते हैं, उसकी प्रतीति होती है, पता चलता है। इसके उपरांत हम अर्थ विज्ञान जो है उसके द्वारा अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्द यानी कि शब्द के उच्चारण से किस प्रकार उस शब्द का अलग अलग रूप में परिवर्तन होता है, इनकी दिशाएं, शब्द या अर्थ परिवर्तन की विभिन्न दिशाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। इस अध्ययन में विशेष रूप से 3 बातों का विशेष रूप में ध्यान रखा जाता है। एक अर्थ संकोच, दूसरा अर्थ विस्तार, तीसरा अर्थादेश। यानी कि अर्थ विज्ञान में यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अर्थ परिवर्तन अर्थ परिवर्तन जो है वह किन किन दिशाओं में होता है अथवा उनके कितने प्रकार होते हैं, इस विषय में सबसे पहले फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक बील ने विचार किया था। उन्होंने अर्थ परिवर्तन, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश का समावेश होता है। अभी तक बहुत से विद्वानों ने इन दिशाओं को स्वीकार किया है। इनका वर्णन जो है वह इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का अर्थ है किसी अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में होता है, परंतु बाद में उसका अर्थ विस्तार होने के कारण कालांतर में उस शब्द का विस्तृत अर्थ में प्रयोग होने लगता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कोई शब्द विशेष से सामान्य के लिए प्रयुक्त होता है या होने लगता है तो वह अर्थ विस्तार की स्थिति में आता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत का एक शब्द तेल, जिसका अर्थ केवल तिल का तेल यही होता है, परंतु यही उसका उत्पत्ति विषयक अर्थ भी है। यानी कि जो तेल शब्द था पहले संस्कृत में सिर्फ तिल के तेल के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में कालांतर में यह तेल शब्द जो है वह कालांतर में सभी प्रकार के तेलों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसका उत्पत्ति विषयक अर्थ भी है। लेकिन हिंदी जैसी आधुनिक भाषा में प्रयोग में आने वाला तेल इसका विपरीत विकसित रूप है। इसका अर्थ आज विस्तृत हो चुका है। तेल शब्द हिंदी में केवल तिल का तेल न होकर मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल तथा सोयाबीन का तेल, मक्का का तेल, मछली का तेल जैसे अर्थ में विकसित हो गया है। यानी कि पहले तेल शब्द जो है वह एक ही चीज़ के लिए होता था, सिर्फ तिल के तेल के लिए होता था, लेकिन उसका विकास होने के उपरांत वह सिर्फ तिल के तेल के ने प्रयोग में लाकर उसमें मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, सभी तेलों के लिए इस शब्द का प्रयोग लाया जाता है। इतना ही नहीं,
कोई व्यक्ति दोपहर को काम करने के लिए भेज दिया जाए तो और लौटते समय वह पसीने से तरबतर दिखाई देता है और साथ में एक कथन प्रस्तुत करता है कि साहब आपने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। यहाँ पर हमने देखा कि तेल का अर्थ कितना विस्तृत हो चुका है। ये बात हमारे सामने इस उदाहरण से स्पष्ट होती है। जो तेल किसी विशेष वस्तु का सूचक था वह आज सामान्य हो गया, यानी कि अर्थ विस्तार के और भी कुछ उदाहरण है। श्री गणेश करना, इसका मूल अर्थ किसी शुभ कार्य का आरंभ करना है, परंतु आज वह किसी अच्छे बुरे कार्य का आरंभ सूचक हो गया है, यानी कि सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आरंभ करने के लिए इस शब्द का प्रयोग जो है वह आज होने लगा है। उसी तरह इतिश्री यह शब्द जो है वह संस्कृत लेखक अपनी रचना के अंत में लिखते थे, परंतु अब किसी भी काम की समाप्ति जो है वह इतिश्री हो गया है, यानी कि अंत। वैसे ही कुशल शब्द का अर्थ कुछ लतियां उखाड़ने में चतुर कहा जाता था, परंतु अब यह किसी भी काम में चतुर या पटु व्यक्ति के लिए कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार शब्द का किस प्रकार अर्थ विस्तार होने के बाद वह सीमित क्षेत्र से निकलकर एक विस्तृत रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो उसे अर्थ विस्तार के अंतर्गत माना जाता है। इसलिए अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थ विस्तार जो है वह एक महत्व